आम लोगों को यह आमतौर पर पता नहीं होता है कि गंगा का पानी आज के समय में जितना खतरनाक है, जितना विषैला है, उतना शायद कोई और नदी का पानी नहीं है। क्या अभी गंगा का पानी नहाने पीने लायक है? नहीं, नहाने पीने लायक तो नहीं है। जाइए डुबकी मार के एक बार आप खुद देख लीजिए। आप गंगा जल के पानी को बोतल में भर के घर ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। तो जब आपको पता है कि ये पानी ना नहाने लायक है ना पीने लायक है, तो इसको घर क्यों ले जाते हैं? गंगा गंदी है आपके हिसाब से? गंदी तो है। डुबकी लगाते हो फिर भी आप? लगाना है। तो जब आपको पता है कि गंदी है तो डुबकी क्यों लगाते? क्यों नहीं लगाए? क्योंकि शुद्ध है। शुद्ध है? शुद्ध है। गंगा गंदी है पर शुद्ध भी है। शुद्ध भी है। ये कैसे? 2024 तक नमामि गंगे के तहत 40,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए अगर लग चुके हैं गंगा को साफ करने में, तो अभी भी ये स्थिति क्यों है गंगा की? दोबारा से आपका स्वागत है बौद्ध भूमि पे। अभी फिलहाल हम हैं पटना के दीघा घाट पर। उस विशेष नदी के किनारे हम खड़े हैं जिसे भारत ने लगातार माँ कहकर पुकारा है। आज हम यहाँ पर गंगा की पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आज हम गंगा की आरती करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज हम आपको एक सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। वो सच्चाई जिसे आप अक्सर देखने से बचा करते हैं। आज आँख खोल के वो सच्चाई देख लीजिए। ये है वो सच्चाई। तो जैसा कि आपने अपने नग्न आंखों से देखा कि गंगा अब गंगा नहीं रही बल्कि नाला बन चुकी है। गंगा में ये जो काला काला पानी दिख रहा है आपको, ये कोई और पानी नहीं है बल्कि आप ही के घरों से निकला हुआ पानी है। आप ही के घरों का गंदा पानी, जो बर्तन धोने का पानी बचा, जो नहाने का पानी बचा, जो कपड़े धोने का पानी बचा, जो मल मूत्र त्यागा हुआ पानी है, वही पानी नालों से होकर सीधा यहाँ गंगा में मिल रहा है। आप तो अपने घर में मल त्याग के भूल जाते होंगे कि वो मल कहाँ पे जाता है। पता नहीं दिन में कितने बार, दिन के कितने सदस्य आपके घर में मल त्यागते होंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके द्वारा त्यागा गया मल, आपके घर में गंदा किया गया पानी कहाँ कहाँ जाता है। ये है उस पानी का हाल। आपका पानी और कहीं नहीं जाता बल्कि आपके द्वारा कही जा रही माँ के मुख में जाके समा जाता है। आम लोगों को यह आमतौर पर पता नहीं होता है कि गंगा का पानी आज के समय में जितना खतरनाक है, जितना विषैला है, उतना शायद कोई और नदी का पानी नहीं है। और सीपीसीबी द्वारा दी गई रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है साफ साफ कि जो गंगा का पानी है वो पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जी हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात सरकारी आंकड़ों से आ रही है। क्या अभी गंगा का पानी नहाने पीने लायक है? नहीं, नहाने पीने लायक तो नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी पीने लायक नहीं है। नहाने लायक कुछ भी लायक नहीं है। कि गंगा नदी का पानी नहाने पीने लायक उपयुक्त नहीं है, ये आपको कैसे पता? देखने में ही लगता है। गंगा में आप खुद ही देख लीजिए, इतने कचरे फेंके हुए अभी भी। यहाँ सब जितना कचरा है, जितना नाली का पानी है, सब गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। नाली का पानी एकदम गंगा जी में आ गिरता है। बहुत सारा गंदा है यहाँ पे। जाइए डुबकी मार के एक बार आप खुद देख लीजिए। इसके अलावा गंगा के प्रदूषण को नापने का एक और मापदंड होता है जो सरकार के द्वारा मिलता है हमें, वो है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को आसान शब्दों में समझे तो ये वही बैक्टीरिया है जो इंसान के मल और मूत्र में पाया जाता है। यानी कि आप जब सुबह में शौच जाते हैं, उस शौच में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, वही बैक्टीरिया गंगा में कितने मात्रा में पाया जाता है, ये निर्धारित करता है कि गंगा कितनी प्रदूषित है। और गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जितनी ज़्यादा मात्रा में होता है, गंगा उतनी ज़्यादा जहरीली, उतनी ज़्यादा विषैली, उतनी ज़्यादा प्रदूषित मानी जाती है। आमतौर पे भारत सरकार यानी सीपीसीबी द्वारा दिया गए मापदंड के अनुसार गंगा का या किसी भी नदी के पानी का फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का संख्या अगर 500 से 2500 MPN तक हो तो वो पानी नहाने लायक उपयुक्त होता है। पीने लायक तब भी नहीं होता है, पर उस पानी में वो जहरीले पैथोजेंस नहीं होते जो हमारे शरीर को हार्म करें। अब आप बताइए कि गंगा का फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कितना है? बहुत ज्यादा होगा। जब गाय घाट के गंगा के पानी का परीक्षण किया गया तो ये नतीजा सामने आया कि वहाँ के पानी में 1,60,000 MPN कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए।
ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे मल में पाए जाते हैं। ये भारी संख्या में गंगा के पानी में पाए गए। बिहार की तो छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ अभी जो महाकुंभ हुआ था, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू सभा था, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आए थे डुबकी लगाने के लिए, वहाँ महाकुंभ के गंगा नदी में संगम में जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया था महाकुंभ के दौरान, वो था 50,000 MPN। ध्यान दीजिएगा, होना कितना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है 2500 और वहां पे था 50,000 MPN। किसी भी नदी के प्रदूषण को नापने के लिए कुछ मानक बनाया भारत सरकार ने। भारत सरकार ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो संस्था का काम ही यह है कि भारत में गंगा समेत जितनी नदियां हैं उन सभी का प्रदूषण का स्तर नापना और समय समय पर भारत की जनता के समक्ष रखना। तो CPCB के द्वारा जो मानक दिए गए हैं गंगा के प्रदूषण को नापने के, उसमें से 2 मुख्य मानक है। पहला BOD लेवल यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अब आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि अगर किसी भी नदी का पानी का BOD लेवल 3 से कम है, 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो वो पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। पीने के लिए तब भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन नहाने के लिए उपयुक्त है। अब आप अंदाजा लगाइए कि गंगा का BOD लेवल कितना होगा। यही बस 0%। आप लोग अंदाजा लगाइए कि गंगा का BOD लेवल कितना होगा। फिक्स तो नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, और BOD का सरल शब्दों में ये अर्थ होता है कि गंगा के पानी को कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जितना BOD लेवल कम होता है पानी का, उतना ही गंगा की स्वच्छता अच्छी होती है। साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट्स में दिया गया आंकड़ा है कि गंगा का या किसी भी नदी के पानी का BOD लेवल 3 से कम होना चाहिए, तभी उस पानी को हम नहाने लायक मानते हैं। लेकिन हमारे बिहार में जितनी भी गंगा की नदियां हैं उनका पानी हमेशा 6 से 10 मिलीग्राम पर लीटर BOD लेवल रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि गंगा के जितने भी घाट है बिहार में, गंगा की जितनी भी नदियां हैं, उनका सैंपल लिया गया और ये पाया गया 2022 की रिपोर्ट के तहत कि गंगा के तमाम नदियों का जो बिहार में पाई जाती हैं उनका BOD लेवल हमेशा 6 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से गंगा की शुरुआत होती है, गंगा की धारा बहनी शुरू होती है, जो कि भागीरथी नदी के नाम से होती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का नाम धारण करती है, और वहाँ से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा का वो स्तर नहीं रहा है कि आप गंगा का पानी सीधे पी लें। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी जहाँ गंगा सबसे निकट है गंगोत्री से, वहाँ भी गंगा प्रदूषित हो चुकी है। इसका साफ साफ संदेश आपको उत्तराखंड के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गंगा के पानी इतना गंदा हो चुका है, गंगा इतनी गंदी हो चुकी है, गंगा अपना दम तोड़ रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि गंगा का पानी गंदा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे शहर में आबादी ज्यादा है ना, काम हो रहा है और बच्चे लोग ज्यादा है, बहुत सारा कारण है भैया। पूजा उजा सामान लाता फेंक देता है, आदमी की भी गलती है, सरकार का भी गलती गंगा सबसे ज्यादा गंदी पूजा के सामान फेंके जाने से हो रही है या किसी और वजह से? नहीं, बहुत सारा फैक्टर है। सबसे मेजर फैक्टर क्या है? मैं जो प्रोजेक्ट चला है नमामि गंगे परियोजना, आप देखिएगा सुबह सुबह आप जाइएगा वहाँ कृष्णा घाट के सामने, सुबह बहुत सारा पानी आएगा, गंदा पानी आएगा, सीवेज। अगर आपके मन में ये धारणा थी कि गंगा को गंदा करने में इंडस्ट्रीज का और फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप शायद इस मामले में गलत है। आपकी समझ अधूरी ही नहीं, सरासर गलत है। गंगा में जितनी भी गंदगी प्रतिदिन छोड़ी जाती है, उस गंदगी का 80% हमारे हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट से आता है। मतलब सुबह सुबह आप जो शौच करते हैं, सुबह सुबह मल त्यागते हैं, वो मल नालों से होकर अनट्रीटेड गंगा में जाता है। आपको पता है कि जो सुबह सुबह आप शौच त्यागते हैं वो सीधे सीधे नाली के गंगा में जाता है, गंगा में प्रवाहित किया जाता है। सिर्फ बिहार का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ कि 110 करोड़ लीटर गंदा पानी, सीवेज का पानी सीधे सीधे प्रतिदिन गंगा में जाता है। कितना? 110 करोड़ लीटर। हमारे घर में 1 लीटर भी, 1 बाल्टी भी अगर गंदा पानी आ जाता है तो हम तुरंत नाक बंद करके भागने लगते हैं। हमारे घर में अगर 1 लीटर गंदा पानी अगर आ जाता है नाली का, तो हमारे घर में सफाई अभियान चालू हो जाता है। लेकिन गंगा में वैसी लाखों करोड़ों बाल्टियां प्रतिदिन गंदा पानी डाला जा रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जानते भी नहीं। ये हमारे लिए और विडंबना की और शर्म की बात है। बहुत बहुत जितना भी मतलब पटना का जितना भी कचरा है या पानी या नाला का पानी जितना भी मतलब होता है, सब गंगा नदी में ही जाता है। कुछ समय पहले मोदी सरकार के तहत ये मुहिम चली थी कि खुले में शौच करना शर्म का विषय है, गंदी बात है।
लेकिन आप अपना शौच खुले में डाल रहे हैं गंगा में, वो गलत बात नहीं है। खुले में शौच करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अपना शौच खुले में गंगा में डाल देना ये गंदी बात नहीं है। गंदी बात है भैया। बाथरूम में कर शौच जरूर रहे, मल त्याग रहे हैं बाथरूम के भीतर, लेकिन आपका मल अंततः जा तो उसी खुले गंगे में रहा है। जी भैया। आप गंगा जल के पानी को बोतल में भर के घर ले जाते हैं, हाँ ले जाते हैं। तो जब आपको पता है कि ये पानी ना नहाने लायक है ना पीने लायक है, तो इसको घर क्यों ले जाते हैं? ये सबको बोलता है कि गंगा जी है, नहाने लायक है, इसमें शुद्ध माना जाता है। हर एक साल के छठ होता है यहाँ पे, कई जगह पे होता है, तो सबको ही मानता है, तो हम लोग भी मानते हैं। देखिए गंगा नदी जो है वो भारत में माँ के समान मानी जाती है, तो उसको ले जाने के लायक मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता जो वो गंदी है चाहे कुछ भी। अगर वो गंदी भी है तो आदमी उसको ले जाता है, पूजा गृह में रखता है, पूजा भी करता है उसके साथ। ये तो हमारे आस्था का विषय हो जाता है कि हम मानते हैं, हमारी धारणा है कि गंगा माँ है तो गंदी नहीं हो सकती है, लेकिन आस्था का मतलब ये तो नहीं होता कि हम आंख बंद कर ले। नहीं। एक बार आंख खोल के वैज्ञानिक तथ्यों को देखें कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, हमारे भारत सरकार की रिपोर्ट्स क्या कह रही है गंगा के प्रदूषण के स्तर के बारे में। गंगा गंदी है आपके हिसाब से? गंदी तो है, डुबकी लगाते हैं फिर भी आप? लगाना ही है। तो जब आपको पता है कि गंदी है तो डुबकी क्यों लगाते क्यों नहीं लगाए, क्योंकि शुद्ध है। हैं? शुद्ध है? शुद्ध है, गंगा गंदी है पर शुद्ध भी है, शुद्ध भी है। ये कैसे? ये कैसे है कि कहा कि गंगा माँ है, इसमें कितनों पाप करिएगा इसको शुद्ध मानना ही है। ये लगता है अभी गंगा का पानी पी के नहीं आए, दूसरा कुछ पी के आए। किसी भी समस्या का समाधान तब हो सकता है अगर वहां पे समस्या को देखा जा सके। अगर आप समस्या को स्वीकृति ही ना दें तो समाधान की संभावना भी सीधे सीधे बंद हो जाती है। और आज भी भारत के तथाकथित धार्मिक लोग हैं जो बड़ी संख्या में हैं, जो मानते हैं कि गंगा तो गंदी है ही नहीं। गंगा माँ जो हमें शुद्ध करने का काम करती है, हमारे पापों को खत्म करने का काम करती है, हमारे जन्मों जन्मों की गंदगी साफ करती है, वो खुद गंदी कैसे हो सकती है? अब आप बताइए कि समाधान क्या है इसका? समाधान क्या है? सरकार इसके लिए कड़ी से कड़ी अपना एथी करे। और मानिए यहाँ का जो जनता है चाहे कोई भी है, पब्लिक तो कर नहीं सकता अपने से, क्योंकि ना आप जाएंगे ना हम जाएंगे तो कैसे होगा। और ना आप अपना सोच भी अच्छा कीजिएगा ना हम अपना सोच करेंगे, तो ये तो बदलने वाला है नहीं। तो सरकार ही इस पे कुछ कर सकता है। अब आपने सरकार का जिक्र किया तो मैं बताता हूँ आपको, शायद पता, बताइएगा आपको ये पता था कि नहीं। तो सरकार ने एक मुहिम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नमामि गंगे के नाम से। 2024 का आंकड़ा है कि 2024 तक नमामि गंगे के तहत 40,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं सरकार गंगा को साफ करने में। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए अगर लग चुके हैं गंगा को साफ करने में, तो अभी भी ये स्थिति क्यों है गंगा की? पता नहीं, सब वेस्ट हो गया। सब कोई अपना अपना घर में रख लिया होगा पैसा। पूरा भ्रष्टाचार है नमामि गंगे। नमामि गंगे से किसी को फायदा नहीं हुआ है। नमामि गंगे का हम सब पटना वासी हैं। नमामि गंगे के तहत सारे जगह नल मतलब क्या कहते हैं नहर वगैरह कोड़ के छोड़ दिया गया। वो हम लोग को और दुविधा होने लगा। ठीक है, सड़कें जाम हो जाती, जाम हो जाना, बच्चे गड्ढे में चले जाना, ये सारा वो नमामि गंगे एक तरह से मतलब वो वर्स्ट प्रोजेक्ट था बिहार सरकार का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि पूरा बिहार का जितना भी म्यूनसिपैलिटी है उसको बर्बाद करके रख दिया। अब इस गंदगी को देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको साफ करने के लिए नए नए STPs लगाने चाहिए, नए नए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इसका भी नतीजा मैं आपको बता देता हूं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा के पानी को सिर्फ ट्रीट करते हैं, उसको रिसाइकल करने के उपयोग में नहीं लाते। ट्रीट वो सिर्फ इस प्रकार से करते हैं कि गंदे पानी को, हमारा जो मल त्यागा हुआ पानी है, नालों का पानी है, उसको सिर्फ वो इतना साफ कर देते हैं कि दोबारा से वो नदी में डाला जा सके, गंगा नदी में डाला जा सके, उसके एक्वेटिक लाइफ को हार्म ना करे। लेकिन अभी भी वो खेती के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, पीने के लिए तो दूर की बात है। दूसरी बात कि STP बनाने का और STP के संचालन का, मेंटेनेंस का खर्च इतना आता है जितना भारत सरकार का बजट ही नहीं है। हमारे घरों से, हमारे दुकानों से, हमारे बाजारों से, हमारे शहरों से गंदगी आना बंद नहीं हो रही है, और उसी के कारण गंगा प्रतिदिन गंदे होते जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि गंगा को साफ करना संभव नहीं है। अन्य देशों की तरफ देखें, पूरी दुनिया में उदाहरण भरे हुए हैं जहाँ पे नदी गंगा से भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, लेकिन अब इतनी साफ हो चुकी है कि लोग उसका पानी सीधे पी लेते हैं। आप स्विट्जरलैंड की राइन नदी का एग्जाम्पल देखें। वो नदी कभी यूरोप की सबसे गंदी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वो राइन नदी इतनी साफ है कि लोग उसमें तैरते हैं। आप लंदन की थेम्स नदी को देखें। 1850 की दशक में वो नदी पूरे यूरोप की सबसे गंदी नदियों की सूची में आती थी। तो लंदन की जो थेम्स नदी थी
वो इतनी गंदी थी कि उसको 1850 के दशक में द ग्रेट स्टिंक का नाम दे दिया गया था। यानी कि लोग उसके पास खड़े नहीं रह पाते थे, उस नदी के आसपास इतनी बदबू आती थी। लेकिन आज वो नदी इतनी साफ है कि उसका पानी पोटेबल वाटर है, उसका पानी आप सीधे पी सकते हैं। उस पानी में मछलियां तैरती हैं, उस पानी में लोग नहा सकते हैं, पी सकते हैं उसका पानी। यानी कि दुनिया में ऐसे देशों के उदाहरण भरे हुए हैं जहां पर नदियां बहुत गंदी स्थिति से साफ स्थिति में लाई गई हैं। लेकिन ऐसे जितने भी देशों के उदाहरण आपके सामने आते हैं, उन देशों की आबादी पर जरा नजर डालें। स्विट्जरलैंड की आबादी, लंदन की आबादी, दोनों की आबादी हमारे बिहार से कम है। स्विट्जरलैंड की आबादी 90 लाख है, लंदन की आबादी भी 90 लाख है, लेकिन हमारे बिहार में आबादी 13 करोड़ से ऊपर है। मतलब हमारे बिहार में 13 करोड़ से ऊपर आबादी है और पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। हम वहां पे ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गंगा नदी को एसटीपी के माध्यम से साफ कर सके। तो एसटीपी भी तभी हमारे गंगा को साफ करने में सहायक हो पाएंगे जब हमारी जो वर्तमान जनसंख्या है वो जागरूक हो अपने कर्मों को लेकर। तो इसीलिए इकलौता समाधान के रूप में जो विकल्प हमारे सामने आता है वो ये है कि अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। यदि लोग कम होंगे तो कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट कम जनरेट होगा और गंगा में कम वेस्ट जाने की संभावना बनेगी। ये वही गंगा जिसके संरक्षण में प्रयास करते करते हमारे भारत के विद्वान वैज्ञानिक भी अपनी जान गंवा बैठे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जीडी अग्रवाल से परिचित हैं, पर ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी रुड़की जैसे उच्च संस्थान से पूरी करी, जिन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पूरी की। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। एनवायरमेंटल साइंस से भली भांति परिचित थे, गंगा से भली भांति परिचित थे, पूरे भारत के जलवायु से परिचित है, क्योंकि वो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी रहे थे। उन्होंने 111 दिन की भूख अनशन की, 111 दिन बिना खाए पिए रहे ताकि सरकार उनकी मांगे पूरी करे जो कि गंगा के संरक्षण को लेकर थी। लेकिन 111वें दिन जब उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो एम्स ऋषिकेश में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दर्पण है। जितनी गंदी गंगा है उतना ही गंदा हमारा मन भी। तो गंगा को साफ करने से पहले हमें अपने मन को साफ करना होगा। जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं आता है तब तक गंगा को साफ करना असंभव है। और जनसंख्या अपने जेब में रखे गए नोट के समान तो है नहीं कि अपने आप कम होते जाएगी। जनसंख्या को कम करने के लिए एक आध्यात्मिक जागरूकता चाहिए और वो फैलाने का काम कर रहे हैं हमारे समाज में आचार्य प्रशांत। वही इकलौते आज व्यक्ति हैं जो सच में गंगा जैसे नदियों को साफ करने में एक सशक्त कदम उठा रहे हैं। वरना बाकी सब तो आंदोलन होते रहते, आते रहते, जाते रहते। पर जागरूकता एक ऐसी चीज है, यदि वो किसी मनुष्य के भीतर जग गई तो बदलाव होकर ही रहता है। तो आपसे निवेदन है कि गंगा को साफ करने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का समर्थन करें जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत उन्हीं व्यक्तियों के एक सशक्त उदाहरण है। खुलेआम अपनी बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं, एक आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल मास मूवमेंट के पक्ष में खड़े हुए। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, थोड़ा सा गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर एक भी बात ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूँ जो काल्पनिक है। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो UN और IPCC की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं, बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं है। यमुना छोड़ दो, गंगा को लेकर के हमारा कोई रोल मॉडल आ रहा है कुछ बोलने? हम जानते हैं क्या कि गंगा जी की अभी क्या दुर्दशा है? कोई फर्क पड़ रहा है हमको? मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा, मैं बिहार की नहीं बात कर रहा, बंगाल की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत का 2/3 जो अनट्रीटेड सीवेज है वो सिर्फ गंगा नदी में जाता है।